अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ अदील सिद्दीकी है और आज मैं टेक्नो मेरीन कुरानिक स्कूल में एक नया कोर्स लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और आज हम वो बुनियादी बातें सीखेंगे जो हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जानना ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी तवज्जो से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को पॉज़ करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस मत कीजिएगा। आप पॉज़ कर कर के देखें, कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा रोड मैप है, ये हम मैटर के सबसे छोटे हिस्से यानी कि एटम से शुरुआत करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एटम और उसी से रिलेटेड होता है। तो हम एटम से बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल करंट असल में है क्या, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है या रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। और फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सबसे मशहूर इक्वेशंस, ओम्स लॉ वगैरह को सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे इसमें। कंडक्टर्स को सीखा जाएगा, इंसुलेटर्स के दरमियान हम फ़र्क देखेंगे कि क्या होता है और हम इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें अपने इस मॉड्यूल में, जो हमारा पहला मॉड्यूल है, हम इसमें सीखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है एटम। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। हमारे पास हर चीज़, हम जहाँ चेयर पे बैठे हैं, हमारी टेबल, हमारे कपड़े, मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, ग्लासेस, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एटम से मिलकर बनती हैं। एटम के बीच में एक मरकज होता है, सेंटर होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है पूरा। ये जो रेड कलर से हैं, ये प्रोटॉन्स हैं जो पॉजिटिव एनर्जी है जिसके अंदर, और ये जो है ये ब्लू से, ये नेगेटिव एनर्जी है इनके अंदर, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये जो है पूरा हमारा जो होता है ये एटम कहलाता है। आम तौर पर जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो बराबर होती है। मीन्स के जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो इसलिए उनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब कोई उसके अंदर एनर्जी नहीं होती। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर निकल जाए, मीन्स के वो चार्ज हो जाए, एनर्जी नहीं थी मगर उसके अंदर चार्ज आना शुरू हो जाए, वो अपने प्रोटॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में मिले हुए हैं ना, अगर प्रोटॉन अपनी जगह रहेगा और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से अपनी जगह छोड़ दे और वो अपने चार्ज साइकिल से बाहर आ जाए, ठीक है, वो बाहर आ जाए, तो जैसे ही वो अपने सर्कल को छोड़ना शुरू करेगा, तो जितना जितना वो छोड़ता जाएगा उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी।
इस स्लाइड को जो है ना थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। ये भी वैसे ही है, बिल्कुल वही चीज़ है। इसको थोड़ा डिटेल से मैंने अ, अ, बनाया है इसको। तो इसमें आप खास तवज्जो दें, एटम का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है ना, इसको कहते हैं वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल। ठीक है। इस शेल में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स अपने दायरे के अंदर, इस शेल के अंदर घूमते रहते हैं। इसमें जो मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस दायरे के अंदर जैसे ये आपको दिख रहा है ये दायरा, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये क्यों इतने अहम है और ये क्यों इतने आज़ाद होते हैं कि मतलब कि ये ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो ज़रा हम अपना एक एटम उठाते हैं कॉपर, उसके मींस कॉपर एक उसके एटम्स को हम चेक करते हैं। उसके अंदर टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक है। ये लूज रहता है हर वक्त। समझ में आ रहा है आपको इस चीज़ का? ये मैं आपको उसका मेकिंग बता रहा हूँ। एक एटम की जो है वो मेकिंग है। देखें हर जो भी चीज़ हमारे पास है, हमारे पास जितने भी मीन्स के जैसे मेटल्स हैं या सॉलिड्स हैं, हर चीज़ का बेस जो है वो एटम है। मैं आपको उस एटम की फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इसकी फॉर्मेशन में क्या है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है तो वो मूव करेंगे। जितने लूज होते जाएंगे, जितनी वो अपने प्रोटॉन से अलग होते जाएंगे, जितने वो अपने सर्कल से अलग होते जाएंगे, उतना ही उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होते जाएंगे। तो ये कॉपर की जो एटम फॉर्मेशन है उसके अंदर टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स होता है। टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर उसमें वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो लूज होता है और वो हर तरफ मूव कर रहा होता है। और इसके मूवमेंट की वजह से ही कॉपर जो है वो एक गुड कंडक्टर है। अच्छा, इसी के सिमिलर सिल्वर भी होता है। तो सिल्वर के अंदर भी हमारे पास इतने ही कमोबेश इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो उसका भी फॉर्मेशन सिमिलर है, मगर सिल्वर क्योंकि महंगा होता है तो। अच्छा, अगर किसी मटेरियल के वैलेंस शेल में 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों और वो मजबूती से जुड़े रहें, तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी? नहीं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन कम है, मूवमेंट ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है। और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और वो आपस में जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, उनमें मूवमेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं होगी। इट मीन्स कि वो बैड कंडक्टर हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी को पढ़ते हैं। ये तो यहाँ तक तो हमारा था, वो एटम की फॉर्मेशन थी, इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, होते कहाँ हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन की थ्योरी को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो सबसे अहम हिस्से पर है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी असल में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का नाम है। अब हमने पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज है, मूव कर रहा है। अब जितना ये मूव करेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना अपने मूवमेंट करेगा, जितना इसका फ्लो होगा, तो उस फ्लो के हिसाब से ही इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी। इसमें देखें आप, इसका फ्लो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन दिखा रहा है ये, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, इसकी फ्लो दिखा रहा है ये कितना फ्लो कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ये न्यूक्लियस है, ये इसका वैलेंस शेल के अंदर कितनी मूवमेंट है इसकी, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उतनी ही ज्यादा इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, इसमें आप समझिए
एक जंजीर सी बन रही है ना, जैसे जैसे जंजीर बन रही है, वो जैसे ही हम बाहर से एनर्जी देते हैं, मसलन मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके अंदर, तो पहले एटम का जो मतलब फर्स्ट एटम है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, ये जंप करता है दूसरे की तरफ, दूसरे एटम में चला जाता है। फिर इसी तरह से वो दूसरे एटम से जंप करता है, वो तीसरे में चला जाता है। इस तरह से ये साइकिल चल रहा है पूरा, मतलब एक चेन सी बनी हुई है। तो ये फ्लो है, और वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में धक्का देकर जा रहे हैं। जैसे वो एक से दूसरे में आता है, दूसरे से तीसरे में आता है, दूसरे तीसरे से चौथे में जा रहा है, वो फ्लो कर रहा है, एक से दूसरे को हरकत हो रही है उसके अंदर। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जितने ज्यादा फ्लो कर रहे होंगे, जितनी ज्यादा स्पीड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही, उसमें से फ्लो कर रही होगी, और उतना ही करंट उसके अंदर से पास हो रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन, ये भी मतलब कि आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहते हैं। ये तो देखें, आपका फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड का एक कुलिया भी यही है ना, कि हर चीज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव की तरफ जा रही है, मगर नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका जो डायरेक्शन होगा फ्लो का, वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है वो। तो जितना ज्यादा वो फ्लो करता जाएगा, इसको कन्वेंशनल फ्लो में का भी जिक्र होता है इस तरह से। कभी हमारा आगे चैप्टर आया तो हम कन्वेंशनल फ्लो का भी पढ़ेंगे कि कन्वेंशनल फ्लो क्या क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव किस तरह से होता है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को एटम समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए होंगे, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है, ये समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम किसी को चार्ज करते हैं, किसी भी चीज़ को चार्ज करेंगे, तो उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि रेट ऑफ फ्लो, मतलब कि उसके फ्लो करने की रफ्तार। इसकी जो बाकायदा डेफिनेशन है कि जो भी हमारा चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी है या हीट है या कुछ भी है ना, उसके बहने की रफ्तार, इसके फ्लो की रफ्तार जो होगी, वो करंट कहलाएगी। अच्छा, इसका जो सिंबल होता है वो आई होता है, ठीक है, कैपिटल आई। और इसका जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका सिंबल है, और उसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है। एम्पेयर भी, इसका भी सिंबल ए है, ठीक है। और इसका जो नाम था वो एंड्रे मैरी एम्पेयर ने रखा था। आई जो था वो फ्रेंच इंटेंसाइट से निकला है। अच्छा, एक एम्पेयर का मतलब क्या है? एम्पेयर फॉर्म ऑफ करंट है ना, तो उसको एक एम्पेयर का मतलब क्या है? इसको अगर हम एटम्स के ऊपर देखें तो एक सेकंड में तकरीबन 6.24 क्विंटलन इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। लेट सपोज हम एक पानी के पाइप की मिसाल लेते हैं। ये एक पानी का पाइप है, ठीक है। एक छोटा पाइप है
और एक है थोड़ा सा बड़ा पाइप, चौड़ा है। जो छोटा पाइप है उसके अंदर से पानी गुजरने की जो कैपेसिटी है वो कम है। इसी तरह से अगर ये एक केबल है तो इसके अंदर से करंट के गुजरने की कैपेसिटी कम होगी। और अगर ये एक बड़ा पाइप है तो इस बड़े पाइप के अंदर से पानी ज्यादा गुजरेगा। तो इसको अगर हम केबल केबल कर लेते हैं तो इस केबल के अंदर से करंट का फ्लो ज्यादा होगा, तो वो लार्ज एम्पेयर जा रहे होंगे। छोटी केबल जो होती है उसके अंदर से कम करंट गुजरेगा, करंट कम एम्पेयर जा रहे होंगे। अगर कम एम्पेयर जाएंगे तो क्या होगा, जो बल्ब होगा वो डिम होगा। अक्सर हम देखते हैं ना कि लाइट कम, पावर तो सही आ रही है मगर 220 आ रही है मगर डिम चल रहा है। ऐसा क्यों? एम्पेयर्स कम आ रहे हैं, पीछे से एम्पेयर्स कम आ रहे होते हैं, करंट कम आ रहा होता है समटाइम्स। इसका अब हम आगे जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, फॉर्मूलाज देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये कम कैसे होता है और ज्यादा कैसे हो रहा है। अभी तो आपने ये देख लिया कि बारीक पाइप और बड़ा पाइप आपने देखा। इसी तरह से पतली तार और मोटी तार देख लें। पतली तार के अंदर से करंट कम आएगा, मोटी तार होगी तो उसके अंदर से फ्लो ज्यादा होगा। इसको हम यहाँ ऐसे देखते हैं। अब वोल्टेज क्या है? पिछली हमने स्लाइड में देखा क्या, करंट क्या है। करंट कौन क्या चीज थी कि जो रफ्तार, गुजरने की रफ्तार। वोल्टेज क्या है? अगर करंट एक फ्लो है तो इलेक्ट्रॉन्स को पुश कौन कर रहा है? हमने पहले एक बात की ना कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जाने का नाम हो गया फ्लो। और जब वो जा रहे हैं तो लाजमी कोई ना कोई उनको पीछे से भेज रहा होगा ना। जो कोई ना कोई उनको जिस जो चीज उनको पीछे से भेज रही है वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसका नाम होगा, उसको वोल्टेज कहते हैं। 220, 400, अक्सर ये टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आती है, हमें ये डिजिट्स मिलते हैं ना कि 220, 110, 400, ये वो वोल्टेज है। ये वो प्रेशर है इलेक्ट्रिक का, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को आगे धकेल रहा है, मतलब कि करंट को आगे लेकर जा रहा है। अच्छा, इसका सिंबल जो होता है वो वी होता है, ई भी होता है, वी भी होता है, मगर वी ज्यादातर वोल्ट के अंदर हम लोग ई वी यूज करते हैं वोल्ट के लिए। अच्छा, इसको देखिए जरा, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। अगर लो वोल्टेज है, पीछे से लो वोल्टेज है, तो उसका प्रेशर भी पीछे से कम है। जब प्रेशर कम है तो उसका फ्लो भी कम है। जब उसका फ्लो कम है तो उसकी मतलब कि कम कम आएगी उसके अंदर से बिजली। और जबकि ये जो दूसरा टैंक है आप इसको देखें, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है तो आगे फ्लो भी ज्यादा है। तो इसलिए हाई प्रेशर और लो प्रेशर को हम इस तरह से करते हैं कि पोटेंशियल डायरेक्शन जो होती है ना, ये हमने एक वाटर प्रेशर से एग्जांपल लिया है कि हम पानी के बहाव से ही हम करंट के बहाव को, क्योंकि बहने वाली चीज है ना, तो हम पानी के साथ उसकी इजीली एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो करंट हमें पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, मतलब कि एक चीज जो बह रही है, दूसरी चीज जो उसको बहने में मदद, मतलब कि बहने के लिए प्रेशर कर रही है। तीसरी क्या चीज है? इन दो चीजों से तो मसला हल नहीं हो रहा, तीसरी क्या चीज है वो देखते हैं, आइए।
अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो वोल्टेज और करंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एक इजी एग्जांपल्स देखते हैं कि ये वैन ग्रेफिन का जो है ना एक जनरेटर है। ये वोल्टेज क्या है और करंट क्या है, ये देखिए। वोल्टेज को हम ऐसे समझ रहे हैं, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ठीक है। और करंट को हम ऐसे देख रहे हैं, हाई वोल्टेज, हाई करंट, लो वोल्टेज, लो करंट, ठीक है। तो ये जो वैन डी ग्राफ का जो जनरेटर है, इस इसकी एग्जांपल अक्सर आपको स्कूल्स में भी मिलेगी, कॉलेजेस में भी मिलेगी। टीटीसी वगैरह जो करते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स में उसका बताया जाता है, या जो लोग डीएई कर रहे हैं उनको इस एग्जांपल्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि जो वैन डी ग्राफ का जो वोल्टेज वर्सेस करंट का जो जनरेटर बनाकर, तो ये एक इजी एग्जांपल होती है, आप समझ सकते हैं इसको। मतलब कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा वोल्टेज है। हाइट हाइट क्या है, हाइट किसी चीज़ की हाइट क्या है, वो वोल्टेज है। और अगर उस हाइट से कोई चीज़ गिर रही है तो वो उसका करंट है। तो ये एक एग्जांपल है छोटी सी। तो तीसरी चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे कि दो चीज़ें हो गई, एक हाइट जिसको हमने वोल्टेज कहा, और दूसरा फ्लो जिसको हमने करंट कहा। अब हाइट से कोई चीज़ गिर रही है, नीचे गिर रही है ना, तो उसको कोई ना कोई चीज़ रोक भी रही है, आए उसको देखते हैं वो क्या चीज़। तो बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस करंट के रास्ते की रुकावट को कहते हैं। तो ये है वो रुकावट। एक शख्स ऊपर से गिर रहा है, उसको जमीन की कशिशे शकल खींच रही है तो वो गिर रहा है, ठीक है। मगर हवा उसको रोक रही है। रास्ते में अगर कोई दरख्त आ जाता है या कोई चीज ऐसी आ जाती है जिससे वो टकराता है तो वो रुकावट आ गई। तो इस तरह से करंट के फ्लो के अंदर जो रुकावट होती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो आर है। इसका जो यूनिट है वो ओम्स है, क्योंकि इसको ओम्स ने क्रिएट किया था, उसने ही, जॉर्ज ओम्स जो था उसने ही उसका नाम दिया था उसको। और इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैसे तो ये ग्रीक लफ्ज है ओमेगा, उससे ही बना है, मगर इसको ओम्स ने क्रिएट किया था। अच्छा, होता क्या है जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तार से गुजरते हैं तो वो बार बार एटम से तक टकराते हैं। हमने जो पहली पिक्चर देखी थी उसमें था ना कि एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे वाले से टकराया, क्योंकि उसको वहां जाना है ना, उसको वहां जाना है। एक एटम को छोड़ना है, दूसरे एटम पे जाना है, जंप करनी है। तो एक से वो फ्लो किया उसने और दूसरे पे आकर लैंड किया। तो जिस जगह को लैंड किया वो रेजिस्टेंस है उसकी, जो उसकी रुकावट आई बीच में। अगर वो लैंड नहीं करता, वो डायरेक्ट फ्लो से बाहर निकल जाता ना, तो रेजिस्टेंस नहीं होती, जीरो रेजिस्टेंस होती है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि जब वो एक एटम से उठ के दूसरे एटम पे टकरा रहा है तो इट मींस कि उसका रेजिस्टेंस वो है। तो जहां इसको इजीली आपको समझ में आ रहा है कि जब एक चीज जंप करके दूसरी जगह जा रही है, तो जो जंप, जहां से उसने जंप किया, जंप करने की फोर्स जो थी वो कहलाया वोल्टेज। और जितनी दूर जंप किया उसने वो उसका कहलाया फ्लो। और जहां पर जाकर उसने होल्ड किया वो कहलाया उसका रेजिस्टेंस। इसको हम जरा इस तरह से पढ़ते हैं कि एक लंबी तार में अगर ज्यादा टकराव होंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जो बारीक तार होगी, स्पेस उसमें कम होगी, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर जगह नहीं मिलेगी ना, इतनी स्पेस नहीं मिलेगी गुजरने के लिए, तो वो स्लोली मतलब कि उसका रेजिस्टेंस इस तरह से ज़्यादा कर देंगे। अच्छा, जो गर्मी होती है ना, हीट, बैरूनी हीट, हीट से भी रेजिस्टेंस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो फ्लो बढ़ जाता है उसका, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज हो जाते हैं, तो उससे रेजिस्टेंस में डिफरेंस आ जाता है। तो हमने करंट को पहचाना, वोल्टेज को पहचाना और रेजिस्टेंस को पहचान लिया। ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी हैं। इन तीनों चीज़ों से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यही तीनों चीज़ें हैं तो इलेक्ट्रिसिटी है। वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है। इन तीनों चीज़ों से ही फ्लो हो रहा है सारा मान। तो अब इन तीनों के ताल्लुक को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि एक मिस्टर ओम्स ने, जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ, एक तो एक इलेक्ट्रिसिटी बेस करती है ओम्स के लॉ से। ट्रायंगल, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके गिर्द पूरी इलेक्ट्रिसिटी घूम रही है। और हम जिस फॉर्मूले के ऊपर अब बात करेंगे वो सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, हमारी जो पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, वो उसी के बेसिस के ऊपर घूम रही है। सब कुछ उसी पे चल रहा है। सबसे अहम कानून है। अच्छा, ओम्स क्या कहते हैं कि वोल्टेज बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है। अब जैसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the voltage and inversely proportion to the resistance. अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कि एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर द करंट थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर से मतलब कि एक वायर के अंदर से अगर करंट गुजरता है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है वोल्टेज के, मतलब कि वो डायरेक्टली होता है, प्रोपोर्शनली। और इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। मैथमेटिकली देखते हैं, मतलब कि वोल्टेज बराबर है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इसी तरह से दूसरा, अगर इन तीनों चीज़ों के मिलने से ही बन रहा है ना सारा मामला, तो हमें इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई चीज़ पूछनी है तो हमें क्या चीज़ें चाहिए? वोल्टेज चाहिए। अगर मैं वोल्टेज देखना चाह रहा हूँ, मतलब एक वायर है मगर मुझे नहीं पता इसका वोल्टेज कितना है, तो मैं उसका करंट चेक करूंगा और उसका रेजिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास उसका वोल्टेज आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर मुझे उसका करंट मालूम करना है तो मैं वोल्टेज देखूंगा और उसकी रेजिस्टेंस देखूंगा, मुझे उसका करंट मालूम हो जाएगा। ये मुख्तलिफ आगे जाकर हमें मीटर्स का पता चलेगा। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो हम मीटर्स की जब चेकिंग करेंगे, जब हम इनकी टेस्टिंग करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि एक मैंने साइमुलेटर बनाया हुआ है, तो मैं वो साइमुलेटर आप लोगों को दिखाऊं कि अगर हम वोल्टेज चाहिए तो हमें करंट और रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे कि हमें वोल्टेज मिल जाए। तो ये मैंने पूरा एक साइमुलेटर बनाया हुआ है, वो इंशाल्लाह आगे जब हम क्लास चलाएंगे तो हम उसमें देखेंगे। तो इसी तरह से करंट मालूम करना है तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, इसी तरह से वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और जब हम रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो हमें वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करना। तो ज़रा इस ट्राइंगल को देख लीजिए, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अगर हमें वोल्टेज मालूम करना है तो हमें आई इंटू आर करना है, आई मल्टीप्लाइड बाई आर। आई मल्टीप्लाइड बाई आर होगा तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है। और जबकि अगर हमें आई चाहिए है
आई चाहिए तो हमें V को R से डिवाइड करना है। V को R से डिवाइड करना है। अच्छा, नीचे वाले जो है I इंटू आर, ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ऊपर वाला नीचे से डिवाइड होता है, ऊपर वाला यहाँ पर भी नीचे से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए इस एंगल को हमेशा याद रखें, ट्राइंगल को। और V हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि V जो है वो ऊपर रहकर डिवाइड करेगा नीचे से। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे आई चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वी से डिवाइड करूंगा आर को। आर चाहिए तो वी से डिवाइड करूंगा आई को, मेरे पास दोनों वैल्यू आ जाएंगी। और अगर मुझे वी चाहिए तो मैं नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये दोनों एक ही लाइन में है ना, ये ऊपर है तो ये डिवाइड की पोजीशन में, ये ऊपर है डिवाइड की पोजीशन में, मगर ये आई इंटू आर है तो ये मल्टीप्लाइड की पोजीशन में। तो इस ओम्स लॉ को आपने बहुत ही ध्यान रखना है इन चीज़ों का। आगे चलते हैं, हम प्रॉब्लम देखते हैं, एक सवाल देखते हैं कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 4 ओम्स का रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है। इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, एक रेजिस्टेंस 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें इसका करंट मालूम करना है। इसकी आप खुद कोशिश करें थोड़ी सी कि इसका करंट क्या निकलेगा, ठीक है। इसका करंट कैसे मालूम किया जाएगा? सिंपल फार्मूला, यहाँ पर सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। आई इजिकल टू वी इंटू आर इजिकल टू इतने वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई इतने, और इजिकल टू इतने एम्पेयर। आप इनको चेक करें, आप खुद एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें, ओम्स को चेंज करें। वोल्टेज तो नॉर्मली 12 वोल्ट होता ही है बैटरी का, 24 वोल्ट होता है, 24 वोल्ट पे रखकर आप एम्पेयर निकाल कर देख लें, ठीक है, 48 वोल्ट कर लें। आप इस फॉर्मूले को खुद यूज़ करें थोड़ा, कि किस तरह से ये करेगा काम। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लें, मुझसे आप पूछ लें कि किस तरह से किया जाएगा। दूसरा, जब इसका आपको आंसर मिल जाए तो आप लाजमी इसको शेयर मुझसे ज़रूर कीजिएगा। अगली स्लाइड पर हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या कहता है। अगर हमारे पास 2 एम्पेयर करंट और 6 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है, और अगर वो 2 एम्पेयर का करंट 6 ओम के रेजिस्टर से गुजर रहा है, तो हमारे पास वोल्टेज कितना आएगा? कोशिश कीजिएगा इस पे भी आप, कि इसमें भी वैल्यूज को चेंज करें, 2 की जगह 4 कर लें, 10 ओम्स कर लें, 10 एम्पेयर इंटू 6 ओम कर लें, 10 एम्पेयर इंटू 5 ओम्स कर लें, या 12 एम्पेयर कर लें। क्योंकि एम्पेयर तो मतलब कि आपका करंट है ना, तो आपका करंट कितना भी हो सकता है। आप इसको इस तरह से देखें, और इसको भी आप कुछ अपने पास प्रैक्टिस कीजिएगा मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकालने के लिए इसी तरह से। तो यहाँ पर जो मैंने किया था वो किया था क्या, कि 2 एम्पेयर से 6 ओम्स को मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 12 वोल्ट। मतलब कि वो वोल्टेज जो निकल रहे हैं वो 12 वोल्ट, मतलब 2 एम्पेयर 6 ओम्स से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 12 वोल्ट निकल रहा है। इसी तरह से अगर आपको रेजिस्टेंस पता करना है तो आप रेजिस्टेंस भी इसी तरह से पता करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। ये तो हमारा हो गया करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज। जो सबसे मेन चीज है वो है इसका कंडक्टर। ये करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस में होती है? वो इलेक्ट्रॉन जो है वो है कहाँ पे, वो एटम जो है वो है कहाँ पे, तो वो एटम जो है वो कंडक्टर कहलाता है। क्योंकि कंडक्टर, जैसे नाम से कंडक्टर, कंडक्ट करना मतलब किसी को लेकर जाने वाला, कंडक्टर किसी को लेकर जाने वाला ना। इजीली अगर हम पूछें, अगर इसकी हम डेफिनेशन लें तो कंडक्टर के मायने होते हैं लेके जाने वाला। तो कंडक्टर के अंदर कौन जा रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अच्छा, इनकी एक क्लास होती है कि जिसके वैलेंस शेल में
एक, दो या तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। और जिनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो वो उतने ही बैड कंडक्टर होते जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा जो सबसे बेहतरीन कंडक्टर है वो है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, मगर क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए आप उसको नॉर्मली घरों में यूज़ नहीं कर सकते। हमारे घरों में नॉर्मली यूज़ किया जाता है कॉपर, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सस्ता है और ये सिल्वर के सिमिलर है, मतलब कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिल्वर के इलेक्ट्रॉन्स एक ही क्वांटिटी में। मगर एटम की साख्त अलग है इसलिए उसके मूवमेंट में थोड़ी सी चेंज है, मगर इलेक्ट्रॉन सेम है। फिर आ जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मगर ये भी एक कंडक्टर अच्छा है। और क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसीलिए इसको हाई इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर लाइंस होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है गोल्ड। गोल्ड भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, मगर क्योंकि एक्सपेंसिव है इसलिए इसको हर जगह इस्तेमाल नहीं करते। इसको वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब कि जंग आने वाली, मतलब इसमें जंग नहीं लगता ना सोने के अंदर, इन चीज़ों में जंग नहीं लगता ना, इसके ऊपर कोई कोरिंग आती है, तो इसलिए इसको वहाँ यूज़ किया जाता है। कनेक्टर्स में यूज़ किया जाता है इसको, जो बड़े मतलब के हाई क्लास कनेक्टर्स होते हैं, या फिर मोबाइल्स में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोबाइल्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं, या इसकी कोटिंग की जाती है दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर या दूसरे मेटल्स के ऊपर, ताकि इसको कोरोजन से बचाया जा सके। तो ये आ जाती है बात कंडक्टर्स की, जो हमें जो हमारे करंट को लेकर जाने वाले हैं। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स इसके बिल्कुल उलट होते हैं। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो बिजली के फ्लो को रोकते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स में जो होती है ना, वो आपस में जिस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम थे, उसका उसमें लूज ज़्यादा थे, जगह थी जगह थी, तो वो एक दूसरे से पास हो रहे थे। मगर यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो जब कोई आने की उसमें जगह ही नहीं होगी तो वो जाएगा कैसे आगे? ठीक है, तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, जिसमें आप देख लें, रबर देख लें, प्लास्टिक देख लें, शीशा देख लें, कांच, खुश्क लकड़ी, ये सब जो है ये इंसुलेटर्स हैं। बेकोलाइट हो गया, तो ये इंसुलेटर्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है ना, वो 5, 6, 7, 8 होती है ना इनके वैलेंस शेल के अंदर। और ये हाई रेजिस्टिंग होते हैं, मतलब कि ये रेजिस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। ये रबर है, रबर में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रेजिस्ट करता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होती। पहले ही एटम के ऊपर उसको वो रोक देता है, तो वो आगे बढ़ता ही नहीं। ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड, लकड़ी, मगर खुश्क लकड़ी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इंसुलेटर्स होती हैं। अच्छा, इंसुलेटर्स हमें कहाँ दिखते हैं? हम अक्सर अपने पोल्स पर देखते हैं ना, पोल्स के ऊपर लगे हुए होते हैं ना, वो ब्लैक कलर के, काले काले से या ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के, जो अ, लटके हुए होते हैं, हमारे जो हाई टेंशन की वायर हैं, वो इंसुलेटर्स हैं, जिनसे वायर्स कनेक्ट होकर लटकी हुई होती है। ठीक है, अक्सर लोग समझते हैं कि शायद उसको वायर को रोकने के लिए, वेट करने के लिए, या वेट डाल के उसको रखा हुआ। नहीं, वो असल में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से ही उसकी क्वांटिटी ज़्यादा और कम होती है, कि कितनी हाई टेंशन है उतनी ज़्यादा उसके अंदर इंसुलेटर होंगे, ताकि उसका फ्लो आगे दूसरे तारों से भी उसमें ना हो सके। ठीक है, तो ये हम अपने आसपास भी देखते हैं इंसुलेटर्स। अच्छा, दूसरे और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे घरों में जो वायर्स हैं, वायर्स जो रबर ऊपर शील्ड हुई है ना, कोर हुआ हुआ है उसके ऊपर, वो भी इंसुलेटर है, रबर की शील्ड है, क्योंकि वो हमें बचा रही है ना।
इलेक्ट्रिसिटी करंट से बचा रही है, ये भी एक होता है। इसी तरह से हमारा जो प्लग है, प्लग के अंदर जो वायर्स हैं वो तो कंडक्टर हैं, मगर प्लग खुद प्लास्टिक का है तो वो एक इंसुलेटर है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इंसुलेटर्स का और कंडक्टर्स का। आगे चलते हैं हम कि आज जो है हमने अपने मॉड्यूल में फर्स्ट मॉड्यूल हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक हमने अपना फर्स्ट मॉड्यूल अपना क्लियर किया, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा चीज़ें इस तरह से कंजस्टेड नहीं रखी हैं, थोड़ी थोड़ी सी सिंपल सिंपल सी चीज़ें बताई हैं, और हम पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलेंगे चीज़ों को, ताकि आसानी रहेगी समझने में। तो हमने आज अपने कोर्स में सीखा कि एटम क्या है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स और इनके नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हैं। ठीक है, वैलेंस शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहा होता है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब के एम्पेयर, कि करंट क्या चीज़ होती है, इसका इसका सिंबल क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये हमने आज पढ़ा है। इसके अलावा रेजिस्टेंस हमने पढ़ी है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज पढ़ा है, वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ को हमने आइडेंटिफाई किया कि ओम्स लॉ क्या है, किस तरह से है। इसी तरह से हमने आज कंडक्टर्स को पढ़ा है कि कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो जो हम बिजली को लेकर जाने वाले, और इंसुलेटर्स कौन है, इंसुलेटर्स वो हैं जो बिजली को रोकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो लेक्चर है यहाँ पर एंड होता है, जिसमें हमने जो अपनी पहले मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने तवज्जो दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस फंडामेंटल कोर्स में जो है, जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर करेंगे, तो इसमें अगर आप हमारे साथ साथ रहिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा हमारे और आपके लिए। तो कंटिन्यू करते रहेंगे हम इसको इसी तरह से, और मज़ीद इसमें आप लोग अपनी राय शामिल कीजिएगा कि अगर इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम्स हैं या अगर कोई आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइएगा, ताकि उसको हम टाइम टू टाइम रिकवर कर सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।